अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नाजरीन को ईद की मुबारकबाद देता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। इस हफ्ते खबर आई कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी के एतबार से, कोई दूसरा नहीं, आबादी के एतबार से या आबादी के तनासुब से अगर हम बात करेंगे तो अब चीन हिंदुस्तान के पीछे रह गया है और हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि चीन 29 लाख कम है, या चीन की आबादी 142 करोड़ और 57 लाख के करीब अब पहुंची हुई है। तो इस एतबार से हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। और अगर आबादी पर ही हम बात करेंगे तो तकरीबन आबादी में ये बताया गया है कि तकरीबन 50-50 बल्कि 51% के करीब समझिए आपके सनफ़ नाजुक है, यानी मर्द और ख़वातीन की अगर हम तादाद करेंगे तो तकरीबन 70 करोड़ अगर मर्द हैं तो 70 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद बताई गई है। इसी में ये भी बताया गया है, अगर इसी में और हम अगर डिसेक्शन करेंगे तो ये बात भी आई है कि तकरीबन 10 करोड़ ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जिनकी उम्र 65 साल से मुतजावज़ कर चुकी है। अब इनका ख्याल रखना ये नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी बनती है। खैर, इस पे आगे हम बात करेंगे। और इसी के अलावा और 10 करोड़ के अलावा अगर हम बात करेंगे तो 35 करोड़ की आबादी की उम्र 14 साल से कम है, जबकि 10 से 24 साल की अगर हम आबादी देखेंगे या 14 साल से 24 साल की उम्र की आबादी अगर हम देखेंगे तो उसकी तादाद भी तकरीबन 35 करोड़ है। अगर मजमूई एतबार से अगर हम देखेंगे कि 24 साल से कम उम्र की आबादी हिंदुस्तान में जो रहती बसती है उनकी तादाद करीब 70 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में है। अलबत्ता ये सब होने के बावजूद भी इसका असर जो पड़ता है कि हिंदुस्तान की पैदावार कैसी हो सकती है या वर्क फोर्स किस हद तक काम में आ सकता है, इस पर चीन ने कहा है कि अभी भी चीन के पास जो वर्क फोर्स है वो हिंदुस्तान से काफ़ी हद तक बेहतर है। और एवरेज उम्र जो वर्क फोर्स की चाइना में है वो ये कही गई है कि 10 साल और या 10.9 साल बल्कि समझिए 11 साल के करीब कम से कम एक आदमी चीन में पढ़ा लिखा है, या स्कूल जाने की उम्र जो साल अपनी ज़िंदगी के वो स्कूल अटेंड किया है वो तकरीबन 11 साल वो अटेंड किया है। और अगर हम आगे जाके देखेंगे तो अब जो नया जनरेशन चाइना में या चीन में रोज़गार से मुंसलिक हो रहा है, उनकी अगर तालीमी काबिलियत को या तालीम स्कूल में अपना वक्त गुजारने या कॉलेज में अपना वक्त गुजारने की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 14 साल वो अपने तालीम हासिल करते हुए गुजारा है। तो चीन इस तरीके से कम्पीट कर रहा है हिंदुस्तान से कि हम आपसे हर एतबार से आगे हैं। खैर, ये बात अपनी जगह है और असल बात यह है कि हम 142 करोड़ और 86 लाख कसीरुल आबादी वाले मुल्क हम बन गए हैं, मगर ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 43% लोग ऐसे हैं जो दिन में मुंह एक बार साफ़ करते हैं, ब्रश से जो साफ़ करते हैं, और 51% लोग ऐसे हैं जो डेंटिस्ट के पास अपने दांत बताने के लिए एक साल में गए ही नहीं हैं। जबकि जापान में अगर देखेंगे तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें जापान अगर जाएंगे तो जापान में तकरीबन 80% लोग डेंटिस्ट के पास हर साल जाते हैं अपने दांत साफ़ कराने के लिए। तो ये बात भी ज़रूर है कि हिंदुस्तान की आबादी ख़ास तौर पे 2014 से 2023 तक अगर हम आएंगे तो तकरीबन 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन में 30 रुपये से कम कमाते हैं। देशभक्ति की बात करने वाली सरकार को ये बात सुनकर भी झटका लगेगा कि हिंदुस्तान में 95% लोगों को 3 रंगी हिंदुस्तानी तिरंगे की अहमियत और इसका जो फ़लसफ़ा है इस पर भी उन्हें मालूमात ही नहीं है। ये बात आमिर अली खां की नहीं है, ये बात कोई मुस्लिम इदारे की नहीं है, ये बात मेजर जनरल आसिम कोहली ने बताया है, जो फ़िल वक़्त एक बड़ी तंजीम के जो इंडियन फ्लैग से रिलेटेड तंजीम है उसके सरबराह हैं। मगर ये बात भी
हकीकत है कि 1,40,00,000 हिंदुस्तानियों के पास मुल्क की 22% दौलत जमा है। तो आप ये अंदाज़ा करिए कि 1% आबादी मुल्क की 22% आबादी पर कंट्रोल करती है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान की आबादी की, तो सिर्फ 11,36,00,000 लोगों के पास खुद की सवारी है। 129 करोड़ लोगों के पास जो आज भी या तो पैदल ज़िंदगी गुजारते हैं या गवर्नमेंट की या किसी और की तरीक़े की सवारी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हिंदुस्तान में 2000 से 2017 के बीच में ये बात भी नोट कर लेने के लिए काबिल है कि 2000 से 2017 के दरमियान हिंदुस्तान में 1782 फेक एनकाउंटर्स भी हुए हैं। चाहे वो एनकाउंटर्स की सियासत हो या बुलडोज़रों की सियासत हो, आजकल एक ढोंगी बाबा है जो हर जगह से अपना नाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बुलडोज़र या एनकाउंटर्स या ये कि जिस किस्म से अपने आप को सख्त हिंदू चेहरा बनाने में कामयाब होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फिलवक़्त ब्राह्मण, बीसी और मुसलमान इस रियासत में सेफ नहीं हैं और ऐसा करके साहब जाननशीन बनने की एक तैयारी करना चाह रहे हैं कि किस तरीक़े से आगे मुल्क की बागदौड़ आप संभाल सकते हैं। वैसे अतीक़ अहमद की शूटिंग में के बारे में अगर बात करेंगे तो अतीक़ अहमद को गोली मार दी गई है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी उन्हें गोली मार दी गई है। अगरचे के मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन जो वक्त है इनकी मौत का या इनको मारने का जो वक्त है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सतपाल मलिक ने गुज़िश्ता हफ्ते ये बात कही थी कि पुलवामा एनकाउंटर पर उन्हें काफ़ी एतराज़ था और उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती मुशीर हैं अजीत डोवाल साहब, वो उन्होंने इन्हें खामोश बिठा दिया था। और एनकाउंटर, चाहे वो पुलवामा एनकाउंटर हो या इस वक्त का अतीक़ अहमद के बारे में जो बात हो रही थी, तो इन चीज़ में अतीक़ अहमद की ये पुलवामा की न्यूज़ जब आई थी और पूरे मीडिया में ये न्यूज़ छाने लगी थी, उसी वक्त ये बात आई कि अतीक़ अहमद का एनकाउंटर हो गया और लोग एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस के साथ साथ सभी पार्टियां मरकज़ को निशाना जब बनाना शुरू किए थे, उस बीच में अतीक़ अहमद का एनकाउंटर हो जाता है और सबकी तवज्जो सत्यपाल मलिक को छोड़कर अतीक़ अहमद की शूटिंग के ऊपर चली जाती है। बहरहाल अटेंशन डाइवर्जन गैंग फिर से कामयाब हो गई है और मीडिया हार गया है, क्योंकि हर वक्त ऐसा होता है कि आपकी तवज्जो हटाकर कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ों में आपको उलझा कर हुकूमत अपना काम कर जाती है। और शायद ऐसा लग रहा कि सत्यपाल मलिक की हक गोई थी या उनकी जो भी बात थी वो फिर से मीडिया के तवज्जो से दूर होती चली गई। खैर, ये सब अपनी जगह चलता रहेगा। अभी दुनिया के मुतमव्विल तरीन शहरों की एक फहरिस्त जारी हुई है, उसमें हिंदुस्तान तो यकीनन बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हैदराबाद का भी नाम आ गया है। और ये कहा गया है कि हिंदुस्तान अगरचे के मुल्क अमीर होता जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अमीर तरीन शहरों में हैदराबाद का नाम 65वें नंबर पर आ गया है, जहाँ पे 11,100 के करीब करोड़पति हजरात हैदराबाद में रहते हैं। इसके अलावा हम हिंदुस्तान के अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसी फहरिस्त में नंबर 1 पर न्यूयॉर्क है, जहाँ तकरीबन 3.5 लाख करोड़पति लोग न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। तीसरे नंबर पर टोक्यो है, जापान का दारुल हुकूमत, वहाँ पे 2,90,000 के करीब लोग रहते हैं। खैर, बहरहाल ये तो आलमी सतह की बात हो गई। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में तकरीबन 60,000 के करीब लोग 59,400 करोड़पति बम्बई में रहते हैं और दिल्ली में 30,000 के करीब लोग दिल्ली में करोड़पति हैं और दिल्ली का नंबर 36वां है, जबकि बेंगलोर में 12,600 करोड़पति लोग रहते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ों में ये बात भी है कि हिंदुस्तान में करोड़पतियों का उरूज हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तानियों की जो
वाफिर मकदार में तादाद होती है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो आज एक वक्त के खाने के लिए भी परेशान है। ये सब तो अपनी जगह है, करोड़पति की बात अलग है। शायद इसीलिए इस्लाम में ये कहा गया था कि ज़कात का जो निज़ाम है वो यही था कि चंद मखसूस हाथों के बीच में ही दौलत ना फिरते रहे, इसीलिए शायद ज़कात का जो मसरफ़ था लाने का यही था। तो मैं समझता हूँ कि अब रमज़ान ख़त्म हो गया है, ईद भी हो गई है, मगर 30 दिन से जो लोग बिल्कुल 5 वक्ता नमाजी थे, रोज़े का एहतमाम कर रहे थे, अगर हम इसी को बरकरार रखते हुए ज़िक्र, शुक्र और सब्र को थाम लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया हमारे लिए फ़तेह करना बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र, शुक्र, ज़ाकिर, शाकिर और साबिर बनाए रखे और गुनाहों को माफ़ करे हमारे, और पक्का सच्चा अच्छा मुसलमान अगर हम बन के दुनिया को बता सकें तो फिर मैं समझता हूँ कि दुनिया हमारी गिरविदा हो जाएगी और हम कामयाबी की तरफ अपनी मंजिल तय करते हुए नज़र आएंगे। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।